मेरा नाम हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में काम करता हूँ। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि बढ़ती उम्र में मां बनने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र एक रिलेटिव टर्म है और इसमें कुछ लोग 30 साल से ज्यादा को बढ़ता उम्र मानते हैं, कुछ लोग 35 से ज्यादा को भी बड़ा उम्र मानते हैं। तो डिपेंडिंग कि क्या आपका एज है, जैसे जैसे एज बढ़ता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में वो बढ़ते जाती हैं। ये सही है कि जितना कम एज में प्रेगनेंसी हो वो बॉडी के लिए उतना हेल्दी होता है। नेचुरल जो बॉडी नेचर के द्वारा बनाया गया है उसमें 20 से 21 साल 22 साल के बाद से जो प्रेगनेंसी रहती है और 28-30 तक वो सबसे ज्यादा हेल्दी प्रेगनेंसी का टाइम माना जाता है। 30 साल के बाद धीरे धीरे प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क बढ़ना शुरू होता है और 35 के बाद ज्यादा और 40 के बाद तो बहुत ही ज्यादा होता है। 40 के बाद प्रेगनेंसी होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। 40 के बाद अगर प्रेगनेंसी चाहिए भी तो हमें बहुत बार तरह तरह के इलाजों की जरूरत पड़ती है बहुत सारी महिलाओं में, तो हम लोग उस टॉपिक पे अभी नहीं बात करेंगे। जिन लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है किसी भी विधि से, या तो वो नेचुरल हो या दवा से हो या IUI से हो या IVF या उससे रिलेटेड टेक्निक्स किसी से हो, उसमें बढ़ती उम्र में मां बनने पे जो प्रॉब्लम्स होता है, एक तो प्रेगनेंसी होना धीरे धीरे एज के साथ डिफिकल्ट होते जाता है और दूसरा जो होता है वो अबॉर्शन का चांस। अबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी ठहर के जो खराब होता है। तो हेल्दी कपल्स में भी, बिल्कुल यंग कपल्स में भी हर प्रेगनेंसी में 25% चांस प्रेगनेंसी लॉस का रहता है। अबॉर्शन का जो रिस्क रहता है वो हर 4 में से एक प्रेगनेंसी का अबॉर्शन होने का वो नेचुरल विधान है। तो एक प्रेगनेंसी या 2 प्रेगनेंसी लॉस होता भी है यंग कपल्स को, तो उनको घबराना नहीं चाहिए, वो नेचुरल चीज है। बट जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, ये जो बैकग्राउंड अबॉर्शन रेट है या बैकग्राउंड नॉइज भी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू होता है और 34-35 साल के बाद से इसमें बहुत तेजी से अबॉर्शन रेट बढ़ना शुरू होता है, जबकि कंसेप्शन रेट या प्रेगनेंसी ठहरने का रेट घटना शुरू हो जाता है। तो लाइव बर्थ रेट, जो कि प्रेगनेंसी रेट में से अगर अबॉर्शन रेट को हम लोग माइनस करते हैं तो वो लाइव बर्थ रेट बचता है कि हेल्दी बच्चे हुए कितने। तो जैसे जैसे 35 के बाद एज बढ़ेगा तो हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी का रेट घटने लगता है और अबॉर्शन का रेट बढ़ने लगता है, और जो लाइव बर्थ रेट रहता है इन दोनों का डिफरेंस वो भी घटते जाता है। तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स आते आते जो अबॉर्शन रेट रहता है वो 80% रहता है बिना किसी बीमारी के। ये जो हम लोग के औरत जो होती है जो मां बनने जा रही है, उनके एग्स जो रहते हैं वे भले उस महीना वो ओव्यूलेशन हुआ हो, बट वो एग्स एक्चुअली उसके मां जो बच्चे के अपने के रूप में अपने मां के अंदर थी उस समय से ही वो अंडे वो रखे हुए हैं, तो वो पुराने अंडे हो जाते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो कमजोर हो जाता है। तो उसमें फर्टिलाइजेशन की ताकत, क्लीवेज की ताकत, और अगर वो बच्चा बन भी जाए और प्रेगनेंसी ठहर भी जाए तो उसका ठीक रहने का चांसेस बहुत पुअर होने लगता है। और वो 40 इयर्स में ऑलमोस्ट 80% प्रेगनेंसी रेट रहता है, मतलब हर 5 में 4 प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। जो बाकी भी प्रेगनेंसीज बचती हैं 35 साल के बाद में कि चलो अबॉर्शन नहीं हुआ, तो उसमें बच्चों में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस और जेनेटिक डिफेक्ट्स होने का रिस्क बढ़ना शुरू होता है। स्पेशली डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन, 35 साल के बाद से बहुत तेजी से उसका रिस्क बढ़ता है और 40 आते आते उसकी संभावना और भी ज्यादा होती है। तो अच्छा, फॉर्चुनेटली अब हम लोग के पास टेक्निक्स आ गए हैं जिससे हम लोग अल्ट्रासाउंड की विधि के द्वारा भी और ब्लड टेस्ट के द्वारा भी, केमिकल टेस्ट भी आते हैं जिसको डबल मार्कर बोलते हैं, और डायरेक्टली जेनेटिक टेस्ट भी आते हैं जिसमें कि माँ के ब्लड से ही हम लोग बच्चे का ब्लड निकाल सकते हैं और उसको NIPT या नॉन इन्वेसिव पेरिनेटल टेस्टिंग कहा जाता है, और उससे हम लोग काफी सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कॉमन होते हैं उसको हम लोग रूल आउट कर सकते हैं मात्र 12 वीक्स पे ही। तो कोई भी बढ़ती उम्र की महिला हो तो उसको ध्यान देना चाहिए कि वो पहले से प्रिकॉशन, उसके बारे में हम लोग अलग वीडियोस बनाए हैं कि प्रेगनेंसी के पहले क्या क्या करना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद स्पेशली जो ध्यान रखना है वो ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का, ये दोनों भी एज के साथ बढ़ते हैं, और कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का जो कि हम लोग को दिखना शुरू हो जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, और अगर उसमें कोई भी हाई रिस्क चीज लगे तो फर्दर हम लोग डबल मार्कर टेस्ट या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट जो कि ब्लड टेस्ट होता है, मदर से लिया जाता है, उसमें भी देख सकते हैं कि हाई रिस्क है कि लो रिस्क। और हाई रिस्क रहने पे या तो अल्ट्रासाउंड हो या
ये केमिकल टेस्ट हो, तब हम लोग जेनेटिक टेस्ट NIPT पे जाते हैं, और उसमें भी अगर निकलता है कि कुछ गड़बड़ है तो फाइनल डायग्नोस्टिक टेस्ट एमनियोसेंटेसिस से करते हैं, जिसमें कि माँ के पेट के अंदर का जो पानी है उसको हम लोग निकाल के डायरेक्ट भी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। बट NIPT जो है वो 99.99% सही होता है। तो अगर उसमें अगर गड़बड़ी आ रही है, इसका मतलब कि एक्चुअली प्रॉब्लम है ही, और उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। प्रेगनेंसी रह जाने पे भी जो भी महिला होती है 35 साल के बाद से, उनका ब्लड प्रेशर, खासकर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो बोलते हैं, पहले नहीं भी अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी वो बढ़ना शुरू होता है। तो उसके लिए मासिक जांच जो होता है डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए, उसमें पता चलता है कि बढ़ रहा है कि नहीं। सिर दर्द होना ये सब, और आंख से दिखने में प्रॉब्लम होना, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें हमें सावधान हो जाना चाहिए। ब्लड शुगर पहले से नहीं किया हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जरूर करा के देखते रहना चाहिए। गेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी ज्यादा रहता है, तो खान पान पे ध्यान देना और ब्लड शुगर टेस्टिंग कराते रहना जरूरी होता है। इसके अलावा भी सिजेरियन का चांसेस हाई, जो एज की औरत रहती है उसमें उसका चांसेस ज्यादा रहता है कि ऑपरेटिव डिलीवरी की जरूरत पड़े। तो इन सब चीजों का पे ध्यान देने की जरूरत होती है। धन्यवाद।